हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। अब हम लोग साइंस का फिर से सीरीज़ लेके आए हैं जो कि अगला सेट है हमारा। और इसके अंदर भी हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 20 क्वेश्चन के अंदर हम 100 क्वेश्चन की खबर ले लेंगे। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन को हमको इसके अंदर जो है वो सॉल्व करना है। तो इसे हमें देखना पड़ेगा। साइंस के क्वेश्चन को हम कायदे से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक एक जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम एक्सप्लेन करके जो है वो आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, हम चारों ऑप्शनों को आपको समझाएंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगली वीडियो है यानी आपकी बोर्ड की जो परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपका जो है वो पेपर बना सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विच इज़ नॉट ए वेस्टिजियल आर्गन। ठीक है, यानी इसमें कौन सा ऐसा आर्गन है जो कि वेस्टिजियल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्गन है जो कि इसमें वेस्टिजियल नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेस्टिजियल आर्गन क्या है। देखिए, वेस्टिजियल आर्गन ऐसे आर्गन्स होते हैं, आज में ध्यान रखेंगे कि ऐसे आर्गन्स होते हैं, यानी ऐसे आर्गन्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर इस वक्त प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन वो इस वक्त यूज़ में नहीं है, यानी नॉट इन यूज़। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी एनिमल के अंदर पहले मौजूद थे और वो कार्यशील थे, यानी क्रियाशील थे, वो एक्टिव थे, उनका कोई वर्क था। लेकिन आज के मॉडर्न डेज के अंदर उनका कोई वर्क नहीं है, या वो धीरे धीरे उनका जो कार्य है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गया, ख़त्म हो गया है, या उनका काम अभी नहीं रहा है। ठीक है, उन्हें ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि जो है जिनका जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, यानी पहले ये एक्टिव थे, हमारे एंसेस्टर में, हमारे पूर्वज के अंदर ये एक्टिव थे, लेकिन अब जो है उनकी ना यूज़ करने की वजह से जो है वो वेस्टिजियल हो गए हैं, या वो अक्रियाशील हो गए, यानी उसकी जो क्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उन्हें हम बोलते हैं वेस्टिजियल आर्गन। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा इसके अंदर वेस्टिजियल आर्गन है। तो ज़रा हम देखते हैं कौन सा वेस्टिजियल आर्गन है। पहला तो ऑप्शन है जिसका नाम है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, और सेकंड ऑप्शन है उसका नाम है विजडम टीथ, और तीसरा है जिसका नाम है हेयर, और चौथा है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है उसका कोई वर्क नहीं है। विजडम विजडम जो टूथ है ये क्या है, एक वेस्टिजियल आर्गन है। और जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये भी एक वेस्टिजियल आर्गन है। इसका जो राइट आंसर है वो है हेयर। अब मैं आपको सब समझाता हूँ कि आखिर जो ये मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। ज़रा आप देखें। देखिए, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो आई में पाई जाती है, यानी आँख में पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा तो आपके आँखों के बिल्कुल कॉर्नर में, कॉर्नर मतलब कोने के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक मेम्ब्रेन होगी, एक धागे नुमा, थ्रेड लाइक, एक धागे नुमा, एक बहुत ही मेम्ब्रेन होगी जो कि सेमी लूनर होगी। सेमी लूनर का मतलब होता है आधे चांद के जैसा होगी। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बिल्कुल कोने में एक आधे चांद के जैसा, यानी ऐसा, बिल्कुल ऐसा एक धागा होगा। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। हालांकि ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है इसको ह्यूमन की बॉडी के अंदर, नहीं हमारी आँख के अंदर, इसको इसको मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। हमारी आँख के अंदर इसे प्लीका सेमी लूनैरिस कहा जाता है। सेमी लूनैरिस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मैं अगर इस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपने देखा होगा फ्रॉग, यानी मेंढक जो हैं उनकी आँखों के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वाइट वाइट की प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, जो उन्हें इक्वेटिक इन्वायरमेंट में, यानी जलीय वातावरण के अंदर देखने में हेल्प करती है, यानी सी करने में हेल्प करती है, यानी देखने में जो है वो हेल्प करती है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं है। जब हमारे एंसेस्टर कभी पानी में रहते थे तब निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का काम था, लेकिन अब उसका काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो वो हमारी बॉडी के अंदर केवल एक चांद नुमा स्ट्रक्चर के रूप में बची है, जिसको हम बोलते हैं प्लीका सेमी लुनैरिस जो है वो बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर काम है नहीं, तो ये एक वेस्टिजियल आर्गन है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि वेस्टिजियल आर्गन नहीं है। ठीक है, तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, एक वेस्टिजियल आर्गन, तो ये कट जाएगा। विजडम टीथ, टीथ आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं अक्ल के दांत।
क्या बोलते हैं, अक्ल के दांत। देखिए विजडम का टीथ का होना या ना होना यानी उपस्थिति या अनुपस्थिति ये डिपेंड नहीं करती कि आपको अक्ल नहीं है, ठीक है। यानी विजडम टीथ का होना या ना होना ये बात का सबूत नहीं है कि आपके अंदर मेंटल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपके अक्ल के दांत नहीं निकलेंगे तो आपके पास बुद्धि नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। विजडम टीथ केवल ये कहा गया था कि हाँ ये विजडम टीथ बिल्कुल एज के यानी जब आप वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब उसके आखिरी पड़ाव पे जो है ये विजडम टीथ जो है वो निकलता है। लेकिन इसका ना निकलना या निकलना जो है वो विजडम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ ये मानते हैं कि अक्ल के दांत भी प्रचलन में है ना, कि अक्ल के दांत अभी 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 आपको नहीं आए हैं, इसका मतलब अभी आपको अक्ल नहीं आई, लेकिन इस बात का कोई वो है नहीं, ठीक है। यानी विजडम टीथ अगर नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अक्ल नहीं है, ठीक है। तो ये भी जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, वेस्टिजियल जो है वो आर्गन केवल नाम मात्र के लिए है। हेयर बाल, तो ये बाल अभी भी आपके बॉडी के अंदर पाई जाती है, ये वेस्टिजियल आर्गन नहीं है। अगर हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात करें तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, पहले ये समझ लीजिए। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक क्षेत्र है, उसका नाम है कोलन। क्या नाम है, कोलन नाम है, ठीक है। और इस कोलन में ये वाला जो एरिया है ना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये पाया जाता है। और इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है इस्चीरिचिया कोलाई। क्या नाम है, इस्चीरिचिया कोलाई। इसका काम क्या होता है, ये इस्चीरिचिया कोलाई जो है वो डाइजेस्ट द सेलुलोज, यानी डाइजेस्ट करता है किसको, सेलुलोज को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेलुलोज को जो है वो डाइजेस्ट करता है। सेलुलोज क्या है, प्लांट की सेल वाल में पाया जाने वाला एक मटेरियल है, उसको इस्चीरिचिया कोलाई जो है वो डाइजेस्ट करता है, उसको ग्लूकोज यूनिट्स में बदलता है, ठीक। तो जब हमारे कभी पूर्वज जो एंसेस्टर थे, जब वो कभी हर्बीवोरस थे, शाकाहारी थे, तब उनके अंदर जो है वो ये इस्चीरिचिया नाम का, कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता था। लेकिन अब हमारी बॉडी, चूंकि हम लोग शिफ्ट हो गए हैं हर्बीवोरस से कार्निवोरस होंगे, जिसकी वजह से अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जो ये इस्चीरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया है ये ख़त्म हो चुका है। हमने एंटीबायोटिक्स का प्रयोग भी किया है, इसकी वजह से और ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अब हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है। तो इस हिसाब से वेस्टिजियल आर्गन अगर देखा जाए कि वेस्टिजियल आर्गन आपके 3 आर्गन थे वेस्टिजियल आर्गन, एक निक्टेटिव मेम्ब्रेन था, एक विजडम टीथ था और एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है, दैट इज नॉट ए वेस्टिजियल आर्गन, तो वो आपका राइट आंसर होगा क्या, हेयर, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम देखते हैं तो जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ह्यूगो डिवरीज परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, का क्वेश्चन ये पूछा गया ह्यूगो डिवरीज ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूगो डिवरीज ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज़ पे किया, यानी अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया। तो क्या वो रैट पे किया, या डॉग पे किया, या इवनिंग प्रिमरोज पे किया, या लिजर्ड पे किया। पहले मैं आपको ह्यूगो डिवरीज के बारे में बता दूं कि ह्यूगो डिवरीज जो थे वो एक डच साइंटिस्ट थे। डच साइंटिस्ट का मतलब होता है वो जो डेनमार्क में रहते हैं, ठीक है, डेनमार्क में रहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था म्यूटेशन थ्योरी। क्या नाम था, म्यूटेशन थ्योरी। इन्होंने ये थ्योरी जो है वो 1901 में दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि ह्यूगो डिवरी जो है वो एक डच साइंटिस्ट थे, ठीक है, यानी डेनमार्क के रहने वाले थे। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम क्या था, म्यूटेशन थ्योरी, और कब दी, 1901 में जो है वो दी थी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि म्यूटेशन का अर्थ क्या होता है। पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ म्यूटेशन। तो अगर आप देखेंगे तो म्यूटेशन का डेफिनेशन क्या है, पहले ये समझ लीजिए। लिखा है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर अचानक चेंजिंग क्या कहलाती है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन, यानी उस क्या कहलाता है, वो म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन, यानी डीएनए के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर अचानक चेंजिंग। भाई डीएनए के अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं और जीन्स के अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं, तो उनके अंदर अचानक चेंजिंग की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, म्यूटेशन जो है वो कहलाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो इसका मतलब ह्यूगो डिवरीज ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या था, म्यूटेशन थ्योरी। उन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में या जीन्स के अंदर अचानक परिवर्तन अगर हो जाता है या चेंजिंग आ जाती है तो उसकी वजह से एक नई स्पीसीज जो है वो बन जाती है। तो ये इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन जैव विकास से संबंधित एक थ्योरी इन्होंने जो है वो दी थी। आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट जो इनका था
वो एक प्लांट पे था, उसका नाम था इवनिंग प्रिमरोज। क्या नाम था? इवनिंग प्रिमरोज। अब आपको शायद आंसर पता चल गया होगा। ध्यान रखिएगा, ये इवनिंग प्रिमरोज जो है वो कॉमनली यानी इसका कॉमन नेम था। अगर इसका हम बोटेनिकल नेम देखें तो इसका बोटेनिकल नेम था ओनियोथेरा। क्या नाम था? ओनियोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, क्या नाम था? लेमार्कियाना। ये इसका जो है वो ओनियोथेरा लेमार्कियाना जो है वो इसका बोटेनिकल नेम जो है वो था। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इवनिंग प्रिमरोज जो इसका कॉमन नेम था और ये ओनियोथेरा लेमार्कियाना उनका पूरा कॉमन नेम है। ठीक है, हम ये जो इवोल्यूशन चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन जो क्लास 10th में आएगा ये आएगा। मैं इसको जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप इसको परेशान नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ओनियोथेरा लेमार्कियाना जो है वो इसका राइट आंसर है। क्लियर, दैट इज इवनिंग प्रिमरोज जो है वो इसका राइट आंसर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इवनिंग प्रिमरोज जो है वो राइट आंसर है। अगर रैट पे एक्सपेरिमेंट की बात की जाए, डॉग के एक्सपेरिमेंट की बात की जाए, या जो लिजर्ड है उसकी अगर बात की जाए, तो डॉग पे जिसने किया उसका नाम था, उन साइंटिस्ट का नाम था मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल ने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। लिजर्ड में अगर देखा जाए तो एक एक्सपेरिमेंट था जिनको बोलते हैं कैमरर। कैमरर साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो किया था। क्लियर है? ये आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो आगे देखिए रैट पे कई सारे लोगों ने जो है वो मतलब एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस जो रैट के बारे में अगर बात की जाए तो रैट पे इन्होंने क्या किया था कि रैट की जो मतलब जो क्या कहते हैं उसको, अरे मतलब रैट की जो टेल है उसको इन्होंने जो है वो काटा और उसको जो है वो किया। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा कि दो एक्सपेरिमेंट जो हैं वो रैट और मतलब रैट के द्वारा जो है वो किया गया। रैट यानी मैकडूगल साहब ने इसको जो है वो किया। यदि ये थोड़ा सा मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया है, आप इसको चलो देखिए। मैकडूगल ने रैट पे किया, और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो मैकडूगल है ये नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। डॉग जो है, डॉग पे किसने किया था? पावलोव ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, पावलोव एक्सपेरिमेंट डॉग पे था, इसलिए तो फंस रहा था मेरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी रैट पे मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ ताकि आप इसको गड़बड़ ना करें। रैट पे मैकडूगल का था। ठीक है, मैं इस पर लिखे दे रहा हूँ मैकडूगल का था, और डॉग पे पावलो का था। ठीक है, यानी पावलो एक्सपेरिमेंट था। क्लियर? इवनिंग प्रिमरोज पे अगर देखा जाए तो मैं आपको बता ही दिया कि ह्यूगो डिवरीज और लिजर्ड के बारे में मैंने बता दिया कि ये कैमरर एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते रहिए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय, यानी थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, ऑफ जर्म प्लाज्म, यानी जर्म प्लाज्म की कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी किसने दी थी? पहले हम समझते हैं ये क्या है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वीजमान। ठीक है, क्या नाम था? वीजमान। वीजमान ने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल बोलते हैं जिसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। और एक का नाम था जर्म सेल। जर्म सेल। सोमैटिक सेल क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि सोमैटिक सेल जो है वो बॉडी कैरेक्टर को डिसाइड करती है, और जर्म सेल जो है वो सेक्स कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, सेक्स कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। तो इन्होंने ये बताया था कि जो भी कैरेक्टर जर्म सेल के अंदर होंगे वही आगे वाली जनरेशन में पास होंगे, ये वीजमान ने बताया। और ठीक है, यानी जर्म सेल के अंदर जो भी कैरेक्टर होंगे वही आगे चल के जो है वो अगली जनरेशन के अंदर जो है वो पास हो गए। ठीक है, इसी थ्योरी को कहा गया थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इसी को क्या कहा गया? थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो आप समझ सकते हैं किसने दिया था? तो आप बोलेंगे वीजमान ने दिया था। किसने दिया था? वीजमान ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर देखेंगे आगे भी देख लीजिए कि डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी, मैं इसको भी बता दूं। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या नाम था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जीवन के लिए संघर्ष। ठीक है, ये दिया था इन्होंने, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वीजमान के बारे में बात हो ही चुकी है कि यही राइट आंसर है। लैमार्क ने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने थी थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। ठीक है, डिसयूज ऑफ आर्गन। हम इसके बारे में एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन मैं आपको एक लाइन में बता दे रहा हूँ कि लैमार्क ने ये कहा था कि कोई भी जीव जिस
अंग का इस्तेमाल ज़्यादा करता है वो ज़्यादा विकसित हो जाता है, और जिसका इस्तेमाल वो कम करता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अच्छा, डार्विन की अगर बात, तो इसमें ये कहा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कि अगर आपको जीवन जीना है या अगर आपको एक नई स्पीसीज़ में अपने आप को विकास विकास करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप इन्वायरमेंट से या इवोल्यूशन जैव विकास जो है वो नहीं कर सकते। और ह्यूगो डिवरीज के बारे में मैंने पीछे बात कर दी कि इन्होंने थ्योरी दी थी, उसका नाम था म्यूटेशन थ्योरी। क्या नाम था? म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म का जो आंसर है वो है वीजमान। क्या है? वीजमान। ठीक है, वीजमान ने ये थ्योरी दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ठीक है, तो मतलब किससे रिलेटेड है ये, यानी जीवन मतलब अस्तित्व के लिए संघर्ष और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन दोनों का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो क्या वो लैमार्क ने दिया, या मेंडल ने दिया, या डार्विन ने दिया, या लैमार्क? मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लैमार्क, ठीक है, लैमार्क हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो इसको आप थोड़ा सा पहले काट दीजिए, लैमार्किज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसकी जगह लिख दीजिए ह्यूगो डिवरीज। ठीक है, ह्यूगो डिवरीज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ह्यूगो डिवरीज यहाँ पे लिख दीजिए, इसको काट दीजिए आप। ठीक है, इसको ख़त्म कर दीजिए, ह्यूगो डिवरीज समझ लीजिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट अभी मैंने बताया है किसको किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने ही इस थ्योरी को दी थी। अब ध्यान रखिएगा, डार्विन ने कहा था कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, यानी अपने जीवन के अस्तित्व के लिए अगर आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट या पर्यावरण उसी को चुनता है जो सबसे ज़्यादा फिट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले आपको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करना पड़ेगा, फिर आपको क्या मिलेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मिलेगा। जब आप उस वातावरण को झेल ले जाएंगे या उस चीज़ को झेल ले जाएंगे तब आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाएंगे, यानी जब आप फिट होंगे तभी आप सर्वाइव करेंगे, ये मतलब होता है इसका, तभी आप सेट मतलब फिट होंगे। ठीक है, ये बात इसमें इन्होंने बताई। लैमार्क को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे, और मेंडल आप जानते हैं फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी जेनेटिक्स के बारे में अगर किसी ने बताया पहले तो वो मेंडल साहब जो वो थे, यानी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आर्क्योप्टेरिक्स वाज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यानी आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो किसके बीच की जीवन की कड़ी है, यानी आप कनेक्टिंग लिंक किसके बीच, यानी जीव कड़ी किसके बीच में है। अब पहले हम समझ लेते हैं कनेक्टिंग लिंक क्या है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी जीव शेयर टू कैरेक्टर्स, यानी शेयर टू डिफरेंट एनिमल कैरेक्टर, हम ऐसे बोल सकते हैं। आपको अच्छे से और आसान भाषा में समझाना चाहते हैं तभी आप क्लिष्ट भाषा जो है वो समझ पाएंगे। इसमें कहा गया है कि ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो एनिमल के कैरेक्टर को शेयर करते हैं, यानी ऐसे एनिमल जिनके अंदर दो जानवरों के कैरेक्टर एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे मान लिया ये एक जीव है और ये एक दूसरा जीव है और ये एक तीसरा जीव है। अब मान लेते हैं इस जीव के अंदर, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें तो इस जीव के अंदर यहाँ पे कुछ कैरेक्टर होंगे और इस जीव के अंदर कुछ कैरेक्टर होंगे, ठीक। और इसके बीच में ये वाला जो जीव है ना, ये वाला, इसके अंदर इसका भी कैरेक्टर होगा और इसका भी कैरेक्टर होगा। तो ये क्या बताएगा, ये वाला जीव ये बताएगा कि मतलब ये वाला जीव बताएगा कि हम इससे आए हैं, ठीक है, हम इससे आए हैं और किधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं। ये कैरेक्टर बताता है कनेक्टिंग लिंक। क्या कहलाता है? कनेक्टिंग। इससे हमें पता चल जाता है कि कोई जीव का जो विकास है वो किधर से हुआ, ये पता चल जाता है। इसे बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, या इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयोजी कड़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया आर्क्योप्टेरिक्स किसके बीच की कड़ी है, ठीक है। तो हमें समझना है किसके बीच की कड़ी है। तो क्या ये एनेलिडा या मोलस्का के बीच की कड़ी है, या रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की कड़ी है, या प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी है, या प्रोटोजोआ या पोरीफेरा के बीच की कड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेप्टाइल एंड बर्ड्स। क्या है? रेप्टाइल एंड बर्ड्स। अगर आप आर्क्योप्टेरिक्स की बात करें तो आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो, आर्क्योप्टेरिक्स की अगर हम बात करें तो आर्क्योप्टेरिक्स की बॉडी में, यानी आर्क्योप्टेरिक्स एक बर्ड थी और उसकी बॉडी में चोंच पाई गई, ठीक है।
चोंच पाएगी, और इस चोंच भाई चोंच जो है वो हर बर्ड का यानी जो चिड़िया है उसकी एक ख़ास बात होती है, लेकिन इस बीक के अंदर उसको टीथ मिले, ठीक है, टीथ मतलब दांत मिले। तो दांत जो है वो रेप्टाइल का करेक्टर है। इसका मतलब होता है कि जो बर्ड्स का विकास हुआ है, यानी जो चिड़िया है उनका विकास किससे हुआ है, मतलब चिड़िया जो है उनका विकास किससे हुआ है, तो आप यह बोलेंगे कि उनका विकास जो है वो रेप्टाइल से हुआ है। किससे हुआ है? रेप्टाइल से। मैं ऐसे बताता हूँ, यानी उनका विकास जो है वो रेप्टाइल से हुआ है, ठीक है। तो पहले रेप्टाइल्स आया, फिर कौन आया? बर्ड्स आया, ये ध्यान रखिएगा, तब फिर बर्ड्स आया, ठीक है। तो ये इनके बीच की कड़ी है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे हैं, ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, देखिए ज़रा। रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की कड़ी कौन है? तो ये आपके सामने लिखा है, कौन? कि आर्क्योप्टेरिक्स है। अच्छा, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कौन कड़ी है? ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे नियोपिलाइना। एक जीव है उसका नाम है नियोपिलाइना, ठीक है, ये इसका जीव है। प्लांट और एनिमल्स के बीच की कौन कड़ी है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये है यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना ये बीच की कड़ी है। अब प्रोटोजोआ पोरिफेरा के बीच में, तो इसका नाम है प्रोटीरोस्पॉन्जिया, प्रोटीरोस्पॉन्जिया, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, प्रोटीरोस्पॉन्जिया। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में ये दे दिया गया कि जैसे यहाँ पे लिखा है प्लांट एंड एनिमल, लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, तो प्लांट और एनिमल में अगर उल्टा उसने लिख दिया एनिमल एंड प्लांट, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट से ही एनिमल आया है, एनिमल से उल्टा प्लांट नहीं आया है, ये गलत है, ठीक है। यानी ये चीज़ जो है वो गलत है, प्लांट से एनिमल की तरफ गया है, यानी हम पहले पी और पी से फिर हम एनिमल की तरफ जाएंगे, उल्टा नहीं चलेंगे। यानी हम पहले लेस डेवलप से, यानी कम विकसित से ज़्यादा विकसित की तरफ जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आर्क्योप्टेरिक्स है, तो आर्क्योप्टेरिक्स का राइट आंसर क्या होगा? रेप्टाइल्स ही आपका हो जाएगा, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहलाता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये ह्यूमन लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है? ह्यूमन लिखा है, मानव, ठीक है, ह्यूमन। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी मानव की जनसंख्या की वैज्ञानिक जो विधि है या वैज्ञानिक जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डीमोग्राफी। क्या कहलाता है? डीमोग्राफी। डीमो माने होता है पीपुल, ठीक है, डीमो माने होता है पीपुल, और ग्राफी माने क्या होता है? मेजरमेंट या मापन उसको बोलते हैं, या उसका आकलन बोलते हैं। तो डीमो माने पीपुल, तो डीमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइटोलॉजी जो है वो मैं ये भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो साइटोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि साइटोलॉजी किसकी स्टडी है। तो आप बताएंगे स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है, यानी साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा ताकि ज़्यादा अच्छा रहे, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। यूजेनिक्स क्या है? यूजेनिक्स का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी मानव के अंदर जो भी कमी है उसको जो है वो इम्प्रूव किया जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या जेनेटिक्स के द्वारा इम्प्रूव किया जाए, उसे यूजेनिक्स बोलते हैं। और ज्योग्राफी तो आप जानते हैं भूगोल कहलाता है, इसके अंदर जो है वो अर्थ की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? अर्थ की स्टडी की जाती है। जियो माने अर्थ होता है और ग्राफी माने स्टडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, डीमोग्राफी में आप जानते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जो है वो किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ह्यूमन लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है ग्लैंड्स, लिखा है ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन ओनली इन मेल्स। ये ध्यान रखिएगा, लिखा है कि ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड्स, यानी ग्लैंड विच इज़ फाउंड ओनली इन मेल्स, यानी कौन सी इसमें से ऐसी ग्लैंड जो केवल मेल्स के अंदर पाई जाती है, ये फाउंड लिखा है, ठीक है, ये फाउंड लिखा है, ठीक है, ये फाउंड जो है वो लिखा है, क्लियर है। चलिए आप देख लीजिए, यानी इसमें ग्लैंड्स विच इज़ फाउंड ओनली इन मेल्स, ऐसी ग्लैंड जो केवल मेल्स में पाई जाती है, यानी पुरुषों में पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक पहला है जिसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है बल्बूथरेल ग्लैंड, और चौथा है ऑल ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड जो है वो मेल की ग्लैंड है, ठीक है, यानी मेल में जो है वो पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, मेल ग्लैंड ये कहलाती हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ में इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेमाइनल वेसिकल ये पेयर में होती है,
पेयर का मतलब एक जोड़ी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होती है, सिंगल होती है, जोड़े में नहीं होती है। बल्बोथेरल ग्लैंड जो है ये पेयर में होती है, यानी ये भी जो है वो जोड़े में होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होती है। आप यहाँ पे देखें ज़रा, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये जो बना रहे हैं हम, ये कहलाता है यूरेथ्रा। क्या कहलाएगा? यूरेथ्रा कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे और जो है वो साफ भी दिखे। यहाँ पे देखिए ये, ठीक, इधर ग्लैंड और इधर ग्लैंड। ठीक है, ये पेयर में होती है। अगर मैं इधर थोड़ा सा चलाऊँ आपके सामने, तो यहाँ पे जो ग्लैंड है ये देखिए, एक और इसका थोड़ा सा रुकिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। इसको देखिए, यानी इस तरीके की यहाँ ग्लैंड जो है वो पाई जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये पेयर में है, ये पेयर में है, लेकिन ये पेयर में नहीं है। तो इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, और ये वाले को हम बोलते हैं प्रोस्टेट, और ये वाले बोलते हैं बीजी यानी बल्बो इथरल ग्लैंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वाली जो है ना, ये जो है इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, जिसमें मतलब यूरिन का रास्ता होता है, यानी मूत्र का जो है वो रास्ता होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये सेमाइनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बल्बो इथरल ग्लैंड है। तो हमारी जो ग्लैंड सब पुरुषों के अंदर वो सभी पाई जाती हैं। तो ये ऑल ऑफ दिस का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एसजी नवेस्चिन डिस्कवर्ड, यानी एसजी नवास्चिन ने क्या डिस्कवर किया था। अगर आपने हमारा पिछला सेट देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप फटाक से लगा दिए होंगे। ठीक है, एसजी नवेस्चिन ने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने फ्यूजन को डिस्कवर किया, कि डबल फर्टिलाइजेशन को, सिंपल फर्टिलाइजेशन को, या सभी को, या सभी को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये एसजी नवेस्चिन ने डिस्कवर की थी। ठीक है, एसजी नवेस्चिन ने जो है वो डिस्कवर की थी। और ये कहाँ पाई जाती है केवल? तो आप ध्यान रखेंगे, केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में। इसमें एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे मोस्ट डेवलप प्लांट है। मोस्ट डेवलप प्लांट, आपने चारों तरफ जितने भी प्लांट आप देखते हैं जिसमें फूल पाए जाते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो बोलते हैं। सिंपल फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं क्या होता है? सिंपल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें मेल गेमिट, यानी मेल गेमिट प्लस फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज हो जाए, उससे हम क्या बोलते हैं? सिंपल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों का मिलना क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो एसजी नवेस्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया दी। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। मैं बताता हूँ कैसे 2 बार फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। जैसे पहला क्या होता है कि 2 मेल गेमिट होते हैं, ठीक, 1 और 2। ठीक, एक जो है वो एग से फ्यूज हो जाता है और क्या बनाता है? जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट। दूसरा जो है, दूसरा मेल गेमिट फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई से। पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक से जो है वो फ्यूज हो जाता है, बनाता है इंडोस्पर्म। क्या बनाता है? इंडोस्पर्म। तो इसलिए 2 बार फ्यूजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि केवल किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में। और किसने खोजा? एसजी नवेस्चिन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अभी केमिस्ट्री से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। लिखा है ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, जब हम ग्रुप में जाते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल है और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम जाते हैं तो क्या होता है? यानी ग्रुप में जब हम जाते हैं तो क्या होता है? तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, या डेंसिटी डिक्रीज करती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, या मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है, बाकी सभी नहीं होते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कोई चीज़ की जाएगी। तो आप ज़रा देखिए, हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए पीरियोडिक टेबल कैसे होती है। ये पीरियोडिक टेबल है, समझ लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है। आगे देखिए, पीरियोडिक टेबल ऐसे पीरियोडिक टेबल होती है। ये पीरियोडिक टेबल है, ऐसे पीरियोडिक टेबल, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होती है। क्लियर है? इधर जो होता है उसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और एक नीचे होता है जिसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट।
ठीक है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड, यानी ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, यानी ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि जो मतलब शेल का जो नंबर होता है ना, शेल की संख्या, ऐसे बोलें, जो शेल जो ऑर्बिट है उसकी संख्या इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज जब अगर करती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इन न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम हो जाता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला जा सकता है, यानी निकाला जा सकता है। तो जितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, यानी उसका मेटेलिक नेचर बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा होता है, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो नीचे आने पे, यानी ग्रुप में नीचे आने पे, मैं इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, अलग से हम इसकी डिटेल्ड स्टडी जो है वो करा देंगे। ठीक है, तो मूविंग नीचे जाने पर मेटेलिक नेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो मतलब सभी गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये सब गलत ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है कि अल्कली मेटल्स कौन है इसमें से, वो आर अल्कली मेटल्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे बताया था कि इधर बना होता है जिसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, एस ब्लॉक एलिमेंट में यानी इसमें ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप मैंने आपको यहाँ बना दिए। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रुप में देखिए ये, ठीक, ये ऐसे ग्रुप होता है। अब इस ग्रुप में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होता है लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नीचे एक होगा फ्रांसियम। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम। अब इतना नीचे आपसे पूछा जाएगा नहीं, नीचे पूछा गया। और जो पहला वाला जो ये ग्रुप है, यानी पहली वाली जो ये लाइन है ना, ये वाली पहली लाइन, ये वाली और ये वाली, तो पहली वाली लाइन को बोलते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, यानी पहली वाली जो ये लाइन है ना, इसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स इसको हम बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्कली मेटल इसमें से कौन है, तो आप छाट लीजिए इसमें से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो इधर लिखा है ये है अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, ये अल्कली अर्थ मेटल है, यानी पृथ्वी में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आप जानते हैं कि जो एक मतलब जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये से एटम का स्ट्रक्चर है, अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, तो ये एटम का स्ट्रक्चर है, ऐसे एटम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसके चारों तरफ शेल होती हैं, ऐसे एक शेल, फिर 2 शेल, ठीक, 2 शेल, फिर ऐसे होती है 3 शेल, ऐसे 3 शेल। ठीक है, अब इन शेल के अंदर क्या किया जाता है कि कई सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके होते हैं, आप गिन लीजिएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड पीरियड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं, सेकंड पीरियड में जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो सेकंड पीरियड, भाई पीरियड क्या है, जब आप मतलब पीरियोडिक टेबल के नीचे जाएंगे तो वो ग्रुप कहलाएगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पीरियड कहलाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 8 है। ठीक है, कितना है, 8 है। ठीक है, ये इतने मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जा सकते हैं। चलिए, और तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली सेल में यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये वालों के, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल और ऐसे एक ऐसी हो गई 4 सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है लिथियम एंड बेरिलियम, यानी लिथियम और बेरिलियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से दिखाते हैं, या पोटेशियम और बोरान से दिखाते हैं, या सोडियम और मैग्नीशियम से दिखाते हैं, या सोडियम और पोटेशियम से दिखाते हैं। तो मैं आपको इसमें तरीका बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे लिया जाता है। तो लिथियम, मैग्नीशियम,
और बेरिलियम एल्युमिनियम, ठीक है, बोरान और सिलिका, ठीक है। यानी लिथियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप होगा वो मैग्नीशियम से होगा, ठीक, और बेरिलियम का एल्युमिनियम से होगा और बोरान का सिलिकॉन से होगा। इसको याद करने का तरीका है लिमग बील बसी, ऐसे याद करिएगा, लिमग बील बसी। फिर से 2-3 बार बोलिए, लिमग बील बसी, लिमग बील बसी, तो याद हो जाएगा आपको। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया लिथियम का पूछा गया है और बेरिलियम को पूछा गया, तो बताइए लिथियम का क्या है, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम से। देखिए इसमें कहीं मैग्नीशियम है, हाँ यहाँ है और यहाँ भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ है। अच्छा बेरिलियम का अगर पूछा गया है तो बेरिलियम का क्या होता है, एल्युमिनियम। अब देखिए इसमें एल्युमिनियम है, इसमें नहीं है, तो इसको हटा दो, इसमें है, तो हाँ ये राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कहलाता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल का मतलब होता है कि जो करेक्टर लिथियम दिखाएगा वही ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर जो है वो मैग्नीशियम दिखाएगा। नहीं, इसमें आप ये समझ लीजिए कि अगर लिथियम 100% करेक्टर दिखा रहा है तो उसी प्रकार का करेक्टर मैग्नीशियम 99% कम से कम दिखाएगा, ये मतलब होता है। इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन है जो एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं। एरोमा माने होता है प्लीजेंट ऑर्डर, यानी स्मेल, प्लीजेंट ऑर्डर या स्मेल बोल सकते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनकी स्मेल अच्छी होती है जिनकी स्मेल क्या होती है, अच्छी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड उसे भी बोलते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बेंजीन रिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बेंजीन रिंग पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कौन है, एथेनॉल, तो इसमें तो नहीं, एथेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और बेंजीन को बनने के लिए कम से कम 6 कार्बन चाहिए, ठीक है। इथेन फिर भी यहाँ 2 कार्बन है। एसीटोन इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 कार्बन है। बेंजीन आपको डायरेक्टली ही दिए गया, तो बेंजीन जो है वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है, इसमें बेंजीन रिंग होती है। मैं बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाए दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए कैसे, ऐसे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, क्लियर है, ऐसे बेंजीन रिंग होता है। ये ऐसा थोड़ा सा लिखे, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड भी होता है, ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड अगर नहीं है तो वो बेंजीन रिंग नहीं है, यानी आपको ऐसे धोखा भी दिया जा सकता है। देखिए बस इतना छोड़ दिया जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा गया है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल सीरीज, यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, तो ये है या ये है या ये है या ये है। तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाला जो है वो ईथर का है, ठीक है। ईथर का मतलब इधर आर, बीच में ओ और फिर इधर आर, तो ये वाला ग्रुप ही पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो ये ईथर का ग्रुप है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। CHO जो है वो एल्डिहाइड का ग्रुप है, एल्डिहाइड। OH जो है वो अल्कोहल का है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अल्कोहल का ही आपसे जो है वो पूछा गया है, ठीक है। अल्कोहल का पूछा गया, और जो नीचे वाला है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यानी ये वाला जो पूछा गया है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो स्ट्रक्चर है या फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं, उससे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यानी हम ऐसे डेफिनेशन बोल सकता हूँ कि एन एटम और ए ग्रुप एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी किसी भी कंपाउंड की या किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाले जो ग्रुप होते हैं उन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं डेफिनेशन तो मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, कहो तो मैं भी लिख दूँ, चलिए ठीक है, लिखे दे रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे ए, ऐसे लिखेंगे कि ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ठीक है, या मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए ये कंप्लीट हो गया कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये OH वाला है, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि LPG गैस में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये आपका जो है वो
ये वाली गैस है, ठीक है, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, डायनेमो जनरेट्स, यानी डायनेमो क्या करता है, यानी डायनेमो जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, क्या जनरेट करता है। तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन करता है, या चार्ज करता है, या ईएमएफ करता है, या मैग्नेटिक फील्ड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस एमएफ है वो हमेशा होता है। इंड्यूस्ड एमएफ यानी लेंज लॉ एक प्रक्रिया है, और उसमें ये कहा गया कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जो इंड्यूस होता है, जो बनता है, वो क्या होता है, ऑलवेज यानी हमेशा होता है क्या, मोशन का विरोध करता है, यानी कोई चीज़ चल रही है तो उसको रोकता है, या फेवर्स द मोशन, या कोई चीज़ चल रही है तो उसको और चलाता है, या डज नॉट अफेक्ट द मोशन, या कोई मोशन है, कोई मोशन कर रहा है तो उसको कोई कुछ गड़बड़ नहीं करता, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर इनकी बात हम करते हैं तो ज़रा आप देखिए क्या हो जाता है, ठीक है, ये लेंज लॉ कहलाता है। तो अब हम जरा इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो पहले लेंज लॉ को समझते हैं। ये देखिए, लेंज लॉ के बारे में थोड़ा सा समझ लें। लिखा है लेंज लॉ क्या कहता है, ठीक है। यानी अगर हम लेंज लॉ की बात करें, ये देखिए, अगर हम लेंज लॉ की बात करें तो लेंज लॉ क्या कहता है कि एन इंड्यूस्ड करंट, एक इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लो इन ए डायरेक्शन सच, यानी कोई एक करंट है वो हमेशा उस डायरेक्शन में बहना चाहेगा, सच दैट इट अपोजेस, यानी सच दैट इज अपोजेस, यानी इस तरीके से कि वो कोई भी चेंज को प्रोड्यूस करने का विरोध करता हो। अब आप देख लीजिए, अपोज लिखा है यानी विरोध करता हो। क्या कहता है, विरोध करता है। जिस एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और इधर हमने क्या किया है, कॉयल लिया है। इस कॉयल के अंदर मैं इस बार मैग्नेट को इंसर्ट कराना चाहता हूँ, यानी इधर की तरफ मैं इसको डालना चाहता हूँ, ठीक। तो आप होगा क्या कि जब इस बार मैग्नेट को इधर की तरफ जब लाया जाएगा, यानी इस बार मैग्नेट को जब इधर की तरफ जो है वो लाया जाएगा, तो ये कॉयल क्या करेगा, इसको नहीं आने देगा, यानी इसको रोकेगा, ठीक है, रोकेगा। लेकिन जब ये अंदर चला जाएगा ना, यानी ये जो कॉयल इसको अंदर कर दिया जाएगा, उसके बाद जब इसको निकाला जाएगा तब ये इसको निकालने भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जब वो अंदर आ रहा था, यानी जब वो अंदर आ रहा था तब इसको आने नहीं दे रहा था, और जब ये बाहर जा रहा है तब इसको जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब होता है कि मोशन का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। तो इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। किसी को हम जैसे मान लिया कि आपके घर पे कोई मेहमान आया है, ठीक है, तो जब वो मेहमान आया, मान लिया आपको कोई भी आया है और वो मतलब आप उसको पसंद नहीं करते, ठीक, तो होगा क्या कि आप उसको आना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार आ गया, आपसे मिला और आपको अच्छा लगा, उसके बाद जब वो जाना चाहे तो आप जाने नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं लेंज लॉ, ठीक है। ये तो हमेशा जो मोशन है उसका अपोज करता है, ठीक है। तो अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो आप बताएंगे अपोज द मोशन, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ये मोशन को क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, लिखा है आपके घर के अंदर जो बिजली का सामान होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में कि पैरेलल कि मिक्स कि किसी भी तरीके से नहीं, ऐसे इधर उधर पड़ा रहता है, नहीं, तो वो पैरेलल होता है। क्योंकि पैरेलल के अंदर क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट यानी हर चीज़ इंडिपेंडेंट होती, स्वतंत्र होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अगर हम पंखा चलाना चाहेंगे तो केवल पंखा ही चलेगा, ठीक है। बल्कि सीरीज में ऐसा नहीं होता है, सब लाइन से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप एक चीज़ चलाते हैं तो सभी जो है वो ऑन हो जाएंगे, यानी ऑल आर ऑन, ठीक है, सभी लोग क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, जो कि गड़बड़ है, आपकी बिजली जो है वो खर्चा होगी, मिक्स में होगा नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल से आने लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन लिखा है एक करंट ऑफ 3.5 एम्पियर, यानी क्वेश्चन दिया गया है कि एक करंट है जो कि कितना है, 3.5 एम्पियर का है। क्वेश्चन देख लीजिए, आई की वैल्यू कितनी दे दी गई, 3.5 एम्पियर, ठीक है। ये 3.5 एम्पियर करंट दिया गया है। पासिस थ्रू ए रेजिस्टेंस वायर, एक रेजिस्टेंस वायर से पास करता है, जो कि एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट, कितना है, 12 वोल्ट। तो वी की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद कितनी देर तक चला, 2 मिनट तक चला, यानी इसका टाइम कितना है, 2 मिनट्स, कितना है, 2 मिनट्स। अब आप मुझे बताइए इसमें कितनी एनर्जी जो है वो खर्चा हुई है, ये क्वेश्चन है। यानी एक करंट 3.5 एम्पियर का जो है वो पास हो रहा है किसी रेजिस्टेंस वायर से,
और उसका पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है और 2 मिनट तक ये पास हुआ है। तो बताइए कितनी एनर्जी खर्चा करे। तो आप देखिए आई की वैल्यू दी गई, वी की वैल्यू दी गई और टी की वैल्यू दी गई, लेकिन जो टी है वो मिनट में दिया गया। आप इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें सेकंड में, तो ये हो जाए 2 मिनट का 120 सेकंड। कितना हो जाएगा 120 सेकंड। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसका फार्मूला क्या होता है, आपसे जो ये पूछा गया है वो फार्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व जो है वो हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो वर्क का जो अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला है W इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, ठीक है, यानी विट, यानी W इज इक्वल टू वी आई टी। अभी मैं एकदम से पूरा क्वेश्चन एकदम से रिपीट कराए दे रहा हूँ, मतलब सारे फार्मूले रिपीट कराए दे रहे हैं। यानी W इज इक्वल टू वी आई टी, तो पोटेंशियल कितना दिया गया था 12, ठीक, और करंट कितना दिया गया था 3.5, ठीक, और टेम्परेचर कितना है 120, मतलब टेम्परेचर कह रहे हैं, अरे टाइम कितना है 120 सेकेंड। तो अगर हम इसको हम सबको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 50-40 जूल। कितना आ जाएगा 50-40 जूल, यानी 50-40। तो इसमें कहाँ आंसर, ये वाला आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए सारे फार्मूले एक ही जगह पे लिखे हुए हैं, मैंने इन फार्मूलों को जो है वो एक जगह कर दिया है। अब देखिए करंट, अगर आपको चार्ज निकालना है, यानी अगर आपको चार्ज जो है वो निकालना है तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। यानी चार्ज की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने चार्ज को इंक्लूड किया, ये चार्ज, ठीक है। चार्ज का फार्मूला है करंट इनटू टाइम, यानी क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये ध्यान रखिएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी फार्मूला है। अगर इलेक्ट्रिकल का फार्मूला देखना तो चार्ज को वोल्टेज से कर दो, यानी ई इज इक्वल टू क्यू वी। इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना तो पावर को टाइम से कर दो, तो ये देखिए पावर इंटू टाइम। पोटेंशियल डिवाइडर की अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2। पावर का फार्मूला क्या है, करंट इंटू वोल्टेज, यानी P इज इक्वल टू वी आई, या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वोल्टेज का फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओहम ला कहलाता है। रजिस्ट इसको एक जगह उतार लीजिए। रेजिस्टेंस का फार्मूला देखिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा है तो उसका फार्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पैरेलल में जुड़ा होता है हो जाएगा तो R1 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2, 1/R2 प्लस 1/R3 अपान में हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। और ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई एनर्जी को, यानी हाई वोल्ट की एनर्जी को कम में बदलना, कम को ज़्यादा में बदलना, ये काम इसका होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये देख लीजिए, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन है इसमें, इधर फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, ठीक है, इधर क्या किया गया है, फिजिकल क्वांटिटी को लिखा गया है, इधर उसके सिंबल लिखे गए हैं और इधर उसकी एसआई यूनिट लिखी गई। ये जरूरी है। देखिए वोल्टेज को का सिंबल है वी, इसे वोल्ट में नापा जाता है। वर्क डन डब्ल्यू से लिखा जाता है, इसे जूल में नापा जाता है। चार्ज को हमेशा क्यू से लिखा जाता है, इसे कूलाम में नापा जाता है। करंट को आई से लिखा जाता है, इसे एम्पियर में नापा जाता है। रेजिस्टेंस को पी से लिखा, आर से लिखा जाता है, इसको ये इसमें गलत है, आर से लिखा जाता है, ये ओहम में नापा जाता है। रेजिस्टिविटी को ओहम पर मीटर में नापा जाता है, इसे रो से दिखाया जाता है। पावर को पी से नापा जाता है, इसे वाट में नापा जाता है। जो हीट प्रोड्यूस होती है हीट एच से नापा जाता है, ये जूल में नापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला ऐसे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा देखिए आप, ये क्वेश्चन है 1.5 करंट इज फ्लोइंग, यानी 1.5 एम्पियर का करंट, यानी 1.5 एम्पियर का करंट जो है वो एक वायर से फ्लो हो रहा है और वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 200 ओहम है। आप मुझे बताइए एनर्जी कितनी तेज़ी से खर्चा हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यानी एनर्जी जो है वो कितनी तेज़ी से खर्चा हो रही है, यानी आप इसमें पूछा गया है पावर, ठीक है। तो एक फार्मूला है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फार्मूला है, ठीक है। पावर फार्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर का जो है वो फार्मूला है। तो आप देखिए आई कितना है, तो आप बताएंगे 1.5 का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस कितना है, तो आप बताएंगे 200 ओहम, ठीक है। कितना है 200 ओहम। तो अगर आप 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 200, ठीक है। तो पूरा इसका आंसर आ जाएगा 450 वाट, क्योंकि पावर को किसमें नापा जाता है, वाट में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 450 वाट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आप देख पा रहे हैं वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको अच्छा करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान रखेंगे। लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक बिजली का बल्ब है, उस पर 250 वोल्ट और 100 वाट छपा हुआ है, ठीक है। आप उसकी करंट की ताकत बता दीजिए जो उस बल्ब में बह रही है।
अगर उस पर 250 वोल्टेज इस्तेमाल किया जाता है। और ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, और आप बल्ब का रेजिस्टेंस भी ज्ञात करें। यानी इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक करंट भी निकालना है यानी आई भी निकालना है, और आपको रेजिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, ये दोनों काम आपको करने हैं। अब आप मुझे बताइए, इसमें आपको जो चीज़ दी गई है वो दी गई है पावर और वोल्ट। क्या दी गई है? पावर और वोल्ट। आप देख सकते हैं एसआई यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि देखिए इसमें वाट लिखा है तो ये पावर का होगा, ये वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब ये वोल्टेज होगा। और आप जानते हैं कि एक फार्मूला है P इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू, अभी मैंने पीछे बताया P इक्वल टू वी आई। तो हमें पावर दिया गया है, वोल्ट दिया गया, आई नहीं दिया गया, तो हम इसको बोलेंगे आई इक्वल टू पी बाई वी। ठीक है, तो P कितना है? P कितना है? पावर है, पावर 100 वोल्ट। ठीक है, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। ठीक है, कि पावर है, पावर की मतलब आई की वैल्यू हमें निकालनी है। आई की वैल्यू है आई इज इक्वल टू पी बाई वी। ठीक है, ये निकालना है। और पावर कितना दिया गया है? तो आप बोलेंगे 100। और वोल्ट कितना दिया गया है? 250। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर। अब आपके पास क्या निकल गया? करंट। अभी पूछा क्या गया था? करंट पूछा गया था। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है? रेजिस्टेंस भी पूछा गया है। तो आप जानते हैं एक फार्मूला और है, वी इक्वल टू आई आर। ठीक, और निकालना क्या है? आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आई। वोल्ट कितना है? तो आप बोलेंगे 250 वोल्ट। पीछे दिया गया ना, यहाँ पे 250 वोल्ट दिया गया, और यहाँ पे करंट कितना निकला है? तो आप बोलेंगे 0.4। ठीक है, 0.4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 625। क्या आएगा? 625। क्या रेजिस्टेंस निकाला है ना, तो वो हम आएगा। क्या आएगा? वो हम आएगा। आप देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 625 ओम। क्या आ जाएगा? 625 ओम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं, ये ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल जो न्यू स्टडी पॉइंट 2.0 है इसको सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश करें। आपके चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारा टेलीग्राम जो है वो भी ज्वाइन करें ताकि आपको जो PDF है वो मिलती रहे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर लाइक कमेंट, ये सब आप जो है वो करते रहें। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, आगे ही ऐसे वीडियो आएगी और आप उसको 1 घंटे में या आधे घंटे के अंदर आप उसको क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, ओके, तब तक एंजॉय करें। थैंक यू।